आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल लेकर हाजिर हूं 10 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। उज्जैन से कानपुर ले जाते वक्त कथित एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। जब वो उज्जैन में मिला तो पुलिस जब उसको लेकर के आ रही थी तो आज सुबह विकास दुबे को एक नाटकीय अंदाज में एनकाउंटर में मार गिराया गया। उठा सवाल, क्या विकास दुबे के थे राजनीतिक संबंध और क्या बड़े लोगों को बचाया गया? इसने इतने गांव को अपने प्रभाव में ले लिया था कि करीब 1 लाख वोट वो इधर या उधर कर सकता था, ऐसा कहते हैं लोग वहाँ। आज तक रेडियो पर हमने कल ही जाहिर किया था एनकाउंटर का अंदेशा। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गैर कानूनी काम पुलिस को नहीं करना चाहिए, तो कोई गैर कानूनी काम पुलिस करे, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी पटकथा, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के निजी स्कूलों में 3 महीने की फीस माफ करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7,94,000 के नजदीक पहुंच गया है। कानपुर गोलीकांड का आरोपी विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मध्य प्रदेश के रीवा में शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द। नेपाल में सत्तारूढ़ दल कम्युनिस्ट पार्टी की बहुप्रतीक्षित स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 5वीं बार फिर टली। भारत और दक्षिण कोरिया रक्षा क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाएंगे। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ज्ञानेंद्रो निंगोमबम कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल। आज कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे विकास दुबे एनकाउंटर की पूरी कहानी, जानेंगे राजनीति में क्यों आना चाहता था विकास दुबे, किन लोगों का था वो करीबी। साथ ही इस एनकाउंटर से उठे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पूर्व IPS विभूति नारायण राय, सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर और मनोवैज्ञानिक गीतांजलि चौधरी। और मौके पर मौजूद रहे आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। आज सुबह उत्तर प्रदेश के कानपुर में कथित एनकाउंटर में यूपी पुलिस के लिए सरदर्द बने गैंगस्टर विकास दुबे की मौत हो गई। कल उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से ही इस एनकाउंटर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। यूपी पुलिस का दावा है कि उज्जैन से कानपुर लाते वक्त रास्ते में दुर्घटना हुई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। पुलिस के दावे को सच मान भी लिया जाए तो इस कहानी में कई इत्तेफाक हैं, जैसे पुलिस की गाड़ियों के काफिले के ठीक पीछे चल रही पत्रकारों की गाड़ियों को दुर्घटना स्थल से कुछ पहले जांच के लिए रोक लिए जाना। ये इत्तेफाक हो सकता है। काफिले में उसी गाड़ी का पलटना जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, ये भी इत्तेफाक हो सकता है। गिरफ्तार होने वाले विकास दुबे का पिस्टल छीनकर भागना, ये भी इत्तेफाक हो सकता है। हमारे सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव ने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से लेकर आज सुबह विकास दुबे के एनकाउंटर तक इस पूरी कहानी को करीब से देखा है। क्या हुआ था आज सुबह, बता रहे हैं आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। विकास दुबे के मामले में 2 और 3 जुलाई को जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ, उसी तरीके से इसका पटाक्षेप भी हुआ। 6 दिन तक यूपी पुलिस पहले उसको ढूंढती रही, फिर बाद में जब वो उज्जैन में मिला तो पुलिस जब उसको लेकर के आ रही थी तो आज सुबह विकास दुबे को एक नाटकीय अंदाज में एनकाउंटर में मार गिराया गया। दरअसल ये घटना कानपुर हाईवे पे उस वक्त हुई जब कानपुर के भीतर यूपी STF की टीम विकास दुबे को लेकर पहुंच चुकी थी। करीब 6:30 बजे के आसपास अचानक से बैरिकेड लगाकर मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को पीछे रोक दिया गया और विकास दुबे वाली गाड़ी कुछ देर बाद उसी रास्ते पर पलट गई, जिसमें बताया जाता है कि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पुलिस वाले की गन भी छीन ली थी और उसके बाद ताबड़तोड़ फायर कर रहा था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वो घायल हो गया और अस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ दिया। इस पूरी कार्रवाई में विकास दुबे के 4 गोलियां लगी, जो 3 सीने पर और 1 हाथ पर लगी।
इस एनकाउंटर पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस परिस्थिति में ये एनकाउंटर हुआ उस पे कई खामियां हैं। सबसे पहली बात ये कि आखिरकार ऐन पहले मीडिया कर्मियों को बैरिकेड लगाकर रोका क्यों गया, और जिस जगह पर ये गाड़ी पलटी उस वक्त ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा था जिससे कि गाड़ी उलट सके। गाड़ी गिरने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा घिसटने या खरोच के निशान भी नहीं है, केवल शीशा टूटा था। साथ ही साथ विकास जो था वो पहले से ही एक पैर से कमज़ोर था, ऐसे में कीचड़ भरे रास्ते पे वो भाग करके कैसे जा सकता था, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा वही विकास दुबे जो उज्जैन में बगैर किसी हथियार के सरेंडर करने जाता है ताकि मारा न जाए, वो आखिरकार क्यों एक पुलिस वाले की बंदूक छीन करके फरार होने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिसके जवाब यूपीएसटीएफ को देने पड़ेंगे। लेकिन 8 पुलिसकर्मियों को मारने के आरोप में जिस आरोपी खूंखार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को यूपीएसटीएफ लेकर के आ रही थी, उसको आखिरकार एक मुठभेड़ में मार दिया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। भारत का संविधान हर एक नागरिक को जीवन का अधिकार देता है और इसका हनन निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा और रोहिंग्टन नरीमन की बेंच ने कहा था कि इस अधिकार का उल्लंघन सरकारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विकास दुबे की मौत के बाद मानव अधिकारों को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। विकास दुबे राजनीति और अपराध के गठजोड़ का एक उदाहरण भी था। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं। मैंने आज तक संवाददाता प्रभाष के दत्ता से बात की और समझा कि मानव अधिकार को लेकर क्या सवाल उठे हैं और विकास दुबे की राजनीतिक जड़ें कहां तक थी। देखिए, जब भी एनकाउंटर होते हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है तो उसको लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है वो संविधान से गाइड होता है और संविधान हमें एक अधिकार देता है जिस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, वो है राइट टू लाइफ का। और उसके छीने जाने की कुछ शर्तें हैं कि वो व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा हो या इस तरह का आदतन अपराधी हो कि उसका समाज में रहना सही नहीं है, तो उसके लिए जेल है। और अगर उससे भी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है उसका तौर तरीका, तो उसके लिए फांसी है। बस ये एक तरीका है जिससे कि सरकार यानी राज्य किसी व्यक्ति की जान ले सकता है। उसके अलावा कहीं कोई अधिकार नहीं है जिससे कि जान ली जा सके। तो जब एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर की एक इनहेरेंट बात होती है, उसमें निहित बात ये होती है कि वो उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है जहां अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। आप प्लान्ड मीटिंग करें किसी से तो वो एनकाउंटर नहीं कही जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लानिंग है। यहाँ जो है, क्या ये अनएक्सपेक्टेड था ये विकास दुबे या उसके पहले जो 5 लोग उसकी गैंग के मारे गए? बहुत सारे लोग पहले से कह रहे थे, जिस दिन विकास दुबे के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों को मारा उस दिन से लोग कह रहे थे कि यूपी पुलिस इनको मारेगी, इनका एनकाउंटर कर देगी। और ये तो अनएक्सपेक्टेड सा नहीं लग रहा है। पिछले 10 साल 15 साल या जब से भी आप देखना चाहें, ये देख लीजिए, यही स्क्रिप्ट है एनकाउंटर का जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं जी हमारे देश में। तो ये एक सवाल है कि पुलिस ने क्या स्टेज किया एनकाउंटर, क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस की वजह से अदालतों का कामकाज बहुत प्रभावित है, बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। वैसे भी लंबी प्रक्रिया है हमारे यहाँ कानून के जरिए न्याय दिलाने की, लेकिन उसी के जरिए न्याय मिलने की व्यवस्था है हमारे यहाँ, कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं। जी प्रभाष जी, विकास दुबे के राजनीतिक संपर्कों की भी बात की जा रही है। विकास दुबे का राजनीतिक कनेक्शन क्या रहा है, कोई कहानी आपके सामने आई हो? देखिए, विकास दुबे वो जब टीन एज में था, कोई 18-19 साल के आसपास का, तब पहली बार वो गिरफ्तार होता है। और वहाँ के कुछ नेताओं को लगता है कि ये काम का बंदा है। जो बहुत नेता ऐसे ही पकड़ते हैं जो डेयरिंग लगे, यंग है, डेयरिंग है, उसको समझाने के बजाय उसका इस्तेमाल करते हैं। विकास दुबे का ऐसा ही इस्तेमाल हुआ, ये करीब 1990 के आसपास की बात है, और उससे राजनीतिक संरक्षण मिल गया। 2-3 साल बाद विकास दुबे और आगे बढ़ता है, कुछ और कारनामे करता है, मर्डर करता है, ऐसा आरोप है। अभी तक किसी में भी उसको सजा, एक मामले में सजा हुई है बस,
जिसमें हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और उसमें बेल पे बाहर था वो। बाकी किसी मामले में सजा नहीं है। उसके ऊपर 150 160 से ज्यादा केसेस, लेकिन उसको सजा नहीं हुई थी। तो वो 90 के दशक के बीच में करीब 95-96 में जब मायावती वहाँ मुख्यमंत्री होती हैं तो बीएसपी के नेता के साथ उसकी एक दोस्ती होती है जिसमें उसको संरक्षण मिलता है और उसके बदले वो उनके लिए काम करता है। तो उस वहां से होता है वो नेता बाद में बीजेपी में भी जाते हैं, वो नेता बाद में दूसरी पार्टी के भी संपर्क में आते हैं और चुनाव भी जीतते हैं। तो चुनाव वो पहले भी जीतते रहे। और विकास दुबे ऐसे ही जब जब उसके इलाके में किसी नेता को वोट की जरूरत होती थी तो वो विकास दुबे के पास आता था, क्योंकि कुछ सालों में इसने इतने गांवों को अपने प्रभाव में ले लिया था, अपने डर के खौफ के असर में ले लिया था कि करीब 1 लाख वोट वो इधर या उधर कर सकता था। ऐसा कहते हैं लोग वहाँ कि तो 1 लाख वोट विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा होता है। ये लोकसभा चुनाव में भी काफी मायने रखता है। विधानसभा चुनाव में तो जीत और हार का फैसला है ही। तो ये इस वोट पे पकड़, डर से जो उसने वोटर्स पे अपनी पकड़ बनाई, उसका फायदा नेताओं ने जब चाहा उठाया और बदले में तो उसको संरक्षण दिया। ये ऐसे ही चलता रहा। 2000 के बाद 2000 में वो जिला पंचायत का मेंबर बन जाता है। उसके 1 साल बाद 2001 में उसके ऊपर आरोप लगता है कि एक यूपी के मंत्री की हत्या की पुलिस स्टेशन के अंदर। उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं पाती है। 1 साल बाद वो खुद सरेंडर करता है और हत्या के 4 साल बाद उसे कोर्ट से बरी कर दिया जाता है, क्योंकि एक भी गवाह उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है। एक मजेदार बात इसमें ये रही थी कि जब भी हियरिंग होती थी कोर्ट की, तो कोर्ट के बाहर इसके लोग कैंप लगाते थे और उस कैंप में जितने भी विटनेस आते थे उनको पहले ही रोका टोका जाता था। तो ये बाहुबली के लोग अगर विटनेस को पहले रोकते टोकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो जाके कोर्ट में बयान देते होंगे। सारे के सारे हॉस्टाइल थे और ये सिलसिला चलता रहा 20 सालों में। कहते हैं कि वो उसके बिकरू गांव में कोई भी चुनाव नहीं हुए पंचायत को लेके। फैसला विकास दुबे के घर पे होता था। विकास दुबे ने जिसका नाम दे दिया वही उस पंचायत चुनाव में जीतता था, अनअपोज्ड। कोई प्रत्याशी उसका अगेंस्ट खड़ा नहीं होता था। वैसे ही जिला पंचायत में भी इनके लोग ही जीतते रहे और ये संरक्षण रहा है। ये अभी लोग कह रहे थे कि वो 2022 का चुनाव खुद से लड़ना चाहता था और इसकी तैयारी में था। तो बहुत कोशिश थी कि वो बीजेपी में आ जाए, लेकिन कोई एक बड़ा नेता बीजेपी का उसकी एंट्री पर रोक लगाए हो। और वो अब उसके बाद बीएसपी के साथ उसकी थोड़ी नजदीकियां रही थी पिछले कुछ सालों में, तो वो बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसके लोग जाके रैनिया कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अकबरपुर लोकसभा में, उस पे जाके लोगों को कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ये साफ मतलब था कि वो चुनाव लड़ने के मूड में आ गया था, क्योंकि अब अपराध का इतना पुराना इतिहास हो चुका था कि उसका नेक्स्ट स्टेज यही उसे लग रहा था कि बिल्कुल नेचुरल प्रोग्रेशन है। शुक्रिया प्रभाष दत्ता। वहीं विकास दुबे की मौत के बाद यूपी में विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कार पलटकर सरकार पलटने से बचा ली गई है। कांग्रेस ने भी एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस एनकाउंटर पर खुशी जाहिर की है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ नजर डाल रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद आई प्रतिक्रियाओं पर। विकास दुबे के एनकाउंटर पर पक्ष विपक्ष की बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग इस एनकाउंटर को सही मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इस एनकाउंटर को जायज ठहराते हुए लिखा कि जिस दिन योगीराज में पुलिस पर हाथ उठाने की सोची थी, उसी दिन अपनी मौत पक्की कर ली थी विकास दुबे ने। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने लिखा कि दरअसल यह कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कुछ सवाल खड़े करे।
क्या विकास दुबे का एनकाउंटर अपने आप में अनेकों सवाल नहीं खड़े कर गया? अगर उसे भागना ही था तो फिर उज्जैन मध्य प्रदेश जाकर सरेंडर ही क्यों किया? एनकाउंटर से पहले मीडिया के वो सारे साथी जो गाड़ियों में एसटीएफ की टीम के साथ चल रहे थे, मीडिया के सारे साथियों को एनकाउंटर से एन पहले रोक क्यों दिया गया? पहले कहा गया कि अपराध की संगीनता को देखते हुए विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चार्टर प्लेन से ले जाया जाएगा। फिर क्या कारण था कि यह फैसला बदलकर सड़क मार्ग से कर दिया गया? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के इन सवालों के बीच भाजपा नेता साक्षी महाराज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, तो होगा ही, क्योंकि कल पैदा नहीं हुआ। योगी जी ने तो आते ही उसे जेल में डाला था। ये तो बहुत पहले से 30 साल का जिसका ये जरायाम पूरा का पूरा अपराध का, तो उसमें कौन कौन दोषी है। समाजवादी पार्टी जिला पंचायत का टिकट दे करके उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाती है। बसपा के नेता थाने में अनशन पर बैठते हैं। कांग्रेस ने क्या किया सब सामने आएगा, परंतु जब नहीं मिल रहा था तो तरह तरह की बात की जा रही थी। जब पकड़ा गया भाग रहा था, जब पुलिस के ऊपर हमला करेगा, पिस्टल लेके भागेगा, तो पुलिस की आरती तो उतारेगी नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके कुमार विश्वास ने भी ट्विटर पर लिखा कि फिल्मों में तो वास्तविकता बची नहीं है, पर वास्तविकताओं में खूब फिल्मी पटकथा बची है। इसी के साथ अगर फिल्म जगत की ही बात करें तो वह भी इस बहस से अछूता नहीं बचा है। एक तरफ ट्विटर पर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ट्रेंड होते हैं, जो अक्सर अपनी फिल्मों में गाड़ी पलटवाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ट्वीट करके कहती हैं कि वाह, हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और फिर वे कहते हैं कि हमारी बॉलीवुड की कहानियां वास्तविकता से बहुत दूर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि विकास दुबे का एनकाउंटर तो हो गया है, पर यह जो ट्विटर पर लगातार अटैक और डिफेंस चल रहा है वो कब खत्म होगा? सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आज तक रेडियो। और कल इसी कार्यक्रम में हमने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण से चर्चा करते हुए आशंका जाहिर की थी कि विकास दुबे का ट्रांजिट के दौरान एनकाउंटर हो सकता है। अब ऐसा ही हुआ है। मैंने इस घटना के पहलुओं को समझने के लिए आज फिर विभूति नारायण जी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि अब उनकी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, ये बड़ा संदिग्ध लग रहा, पूरा मामला जो है ये बहुत संदिग्ध लग रहा है। मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर सचमुच ये जेन्युइन एनकाउंटर है तो जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे उनको इनाम देना चाहिए। लेकिन एक बार जनता के मन से ये शक दूर हो जाना चाहिए कि ये फर्जी है। विभूति नारायण जी, जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उससे पुलिस में लोगों का भरोसा मजबूत होगा या टूटेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, पुलिस से उठ जाएगा भरोसा, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि पुलिस जज का भी काम करने लगी। तो ये तो एक अपने आप में खराब चीज होगी हमारी डेमोक्रेसी के लिए और हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत खराब बात होगी। ये आने वाले वक्त के लिए कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है, हमें इससे बचना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से सबक हमको क्या क्या लेने चाहिए? सबक ये देगा कि देखिए, जो ये नेक्सस है जिसमें अपराधी हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये हिंसा के बीच जो नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। और ये आदमी अगर जिंदा रहा होता, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता, ये पता लगता है कि कौन लोग इससे बात कर रहे थे, कौन से लोग इसके संपर्क में थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ना, तो इस नेक्सस को खत्म करने में मदद मिलती। इसको मार दिए जाने के बाद तो अब तो कोई तरीका नहीं है उन लोगों तक पहुंचने का जो इसको जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो इसके पैट्रन्स थे। तो ये तो एक बुरी बात है। विभूति नारायण जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विकास दुबे को भी अंदेशा था कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा? वो जिस तरह से मंदिर के बाहर चिल्ला रहा था, मंदिर में उसने हल्ला शोर मचाया, वो चाहता था कि लोग देख लें कि उसे जिंदा पकड़ के ले जाया जा रहा है। ये तो था ही उसे, क्योंकि वो भी जानता था कि बहुत सारे नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, सही बात है, सही बात है। विकास दुबे के एनकाउंटर का जो फैसला है, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक स्तर पर लिया गया होगा या ये पुलिस का अपना फैसला होगा? अगर ये फर्जी है तब तो जाहिर है कि इसका फैसला बहुत ऊपर लिया गया होगा। अगर ये जेन्युइन नहीं है, अगर जेन्युइन है तब तो फिर एट द स्पर ऑफ मूवमेंट उसने भागने की कोशिश की होगी।
जो कहानी बताई जा रही है वो सही होगी, लेकिन अगर ये फर्जी है तब तो जाहिर है कि बहुत ऊपर लिया गया होगा इसका फैसला। विभूति जी, एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसे लोगों का भी है जो इस एनकाउंटर से खुश हैं। लोग कह रहे हैं बदले की भावना लोगों के मन में है। लोगों का कहना है कि इसने 8 पुलिस वालों को मारा था तो इसका एनकाउंटर हुआ तो वो ठीक हुआ। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो सोच है ये हमारे समाज के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है? ये बहुत दुखद है। देखिए, आज से कुछ महीने पहले हैदराबाद में हुआ था, एक वेटनरी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसको मार दिया गया। तो जो 4 लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस उनको जेल से निकाल के लाई और उन्हें मार दिया। लोगों ने पुलिस को माला पहनाई, उसका अभिनंदन किया, जुलूस निकाले। तो ये तो एक बहुत बुरी बात है कि हमारा समाज जो है इस तरह की हिंसा को स्वीकृति देता है। स्वीकृति ही नहीं देता बल्कि सम्मानित करता है। तो बुरी इसमें भी हो रहा है। जो पुलिसकर्मी जो मारे गए थे उनके घर वाले कर रहे हैं तो वो तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हालांकि वो भी समझ में नहीं आना चाहिए। लेकिन चलिए, उनका एक व्यक्तिगत लॉस था और उनके मन में एक वेंजियंस या रिवेंज की बात थी। लेकिन ये तो साधारण जनता अगर खुश है, आपका मीडिया बदला ले लिया ये हल्ला मचा रहा है, तो फिर तो ये शर्म की बात है, मेरे दुख की बात। विभूति जी, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस तरह के एनकाउंटर्स जो हैं वो पहले भी होते रहे हैं और हमेशा से सवाल उठता है, लेकिन रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं निकलता। तो आपको इसका सोल्यूशन क्या लगता है? क्या किया जाए? आगे क्या हो सकता है? देखिए, हमें अपने कानून व्यवस्था को चुस्त बनाना चाहिए। जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। ये पहले भी होते रहे एनकाउंटर, आपने सही कहा। उनका क्या फर्क पड़ा? क्या उनसे लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता? क्या उससे अपराध खत्म हो जाता? ये तो होता ही रहता है, इससे कुछ नहीं होगा। एक फौरी आपको टेम्परेरी लल दिखाई देगा। असली फर्क तो तब पड़ेगा जब हम अपना जो डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करें। जो अपराधी है उसके खिलाफ मुकदमे चलाएं और अदालतों से उन्हें सजा दिलाएं, तब उसका फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति नारायण जी। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। तो पुलिस के हाथों विकास दुबे की मौत के बाद ये सवाल भी उठा है कि क्या देश की अदालतें न्याय देने में सक्षम नहीं है। इस एनकाउंटर के कानूनी पहलुओं को समझने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर से और सबसे पहले यही पूछा कि इस एनकाउंटर को वो किस नजरिए से देख रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि वहां पर का सच क्या है, कि ये मुठभेड़ थी, कि ये झूठी मुठभेड़ थी। ये बातों को एक न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू कानून के सामने, देश के सामने, कोर्ट के सामने लाना जरूरी है। बार बार हम देख रहे हैं कि देश में जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे इसमें 8 पुलिस वालों को की हत्या हुई जो बहुत ही गलत था और बिल्कुल इन गैंगस्टर के थ्रू करवाई गई, या उसके पहले हैदराबाद में एक रेप एंड मर्डर के बाद एनकाउंटर हुआ। जब भी इस तरह की एनकाउंटर की बातें सामने आती हैं, सवाल ये है कि जो पुलिस ने एक्शन लिया क्या वो कानून के दायरे में था कि नहीं। अगर विकास वो दिशा वाली जगह में वो लोग उन्होंने वो कांड किया था तो अदालत उनको सजा देगी। विकास दुबे की सजा अदालत देगी। पुलिस अपने आप ये तय नहीं कर सकेगी, करनी चाहिए ना, कानून इसकी इजाजत देता है कि इस तरह आप कानून को हाथ में लेकर लोगों को उड़ा दीजिए, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन, एक माहौल बना है कि ये बहुत गलत है। विकास दुबे जैसे गैंगस्टर इतने सालों से अपना काम, गलत काम, क्राइम कर रहे हैं, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ रहता है, बड़े लोगों के लिए काम किया जाता है और पुलिस का उसमें सांठ-गांठ होती है। ऐसे खुलासे देश की पूरी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है। पुलिस द्वारा हत्या हो जाने से
जो मसला है वो और गंभीर हो जाता है, हल नहीं होता। वृंदा जी, समाज का एक वर्ग है जो इसे न्याय मान रहा है, क्या हम इसको न्याय कहेंगे? देखिए, न्याय क्या है या नहीं है वो हिंदुस्तान में अभी तक लोगों के वर्गों से नहीं पूछा जाता। जिस तरह बाबरी मस्जिद को ढा देना गैर कानूनी था और गैर कानूनी है, इसलिए मुकदमे चल रहे हैं। लोगों से रेफरेंडम नहीं मांगा जाता। आप रेफरेंडम मांगेंगे, कल को लोग कहेंगे बीवी को पीटना, थोड़ा बहुत पीटना अलाउड होना चाहिए हिंदुस्तान में, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। न्यायिक वो होता है जो न्यायिक प्रक्रिया से होगा, उसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इसलिए किसी के खुश हो जाने पर या कुछ समुदाय के कहने पर कि फलान चीज ठीक है, फलान चीज न्यायिक नहीं हो जाती, ना वो न्याय कहलाता है। वृंदा जी, क्या ये कहा जा सकता है कि हाल के सालों में अदालतों ने अपनी प्रासंगिकता खोई है और लोग अब कहीं ना कहीं त्वरित न्याय या फिर ये कहें कि बंदूक के न्याय में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? ये अपने आप में, ये सवाल अपने आप में एक गलत सवाल है, इसलिए क्योंकि ये बोलना कि लोगों ने फेथ छोड़ दिया है कोर्ट में, इसका आपके पास एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है। ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक बात है, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो बार बार पुलिस समाज में फेंकती है ताकि पूरी इररिस्पॉन्सिबल और अनअकाउंटेबल बिहेवियर उनके हाथ में आ जाए। किसी ने समाज से रेफरेंडम करके ये बात नहीं पूछी। क्या समाज ने कभी बोला कि टॉर्चर किया जाए कस्टडी में, जैसे तमिलनाडु का हमारे सामने बात आई कि पुलिस इस तरह प्रताड़ित करे? कहाँ पे समाज ने ये बोला था? ये बात की समाज कह रही है यही न्याय है क्योंकि कोर्ट में देरी होती है, ये सब बातें बोली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। समाज से किसी ने नहीं पूछा। समाज का जो प्रताड़ित वर्ग है वो कैसे ऐसी बातों को हाँ कह सकता है, क्योंकि पुलिस कभी उनके फेवर के लिए ये काम नहीं करती है। इसलिए ये बात अपने आप में एक पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। अदालतों में अगर देर हो रही है तो अदालतों में देर से तो बहुत लोग जो गलत हैं, बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग भी तो बच रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कुछ नहीं होता है। ये पूरी नैरेटिव को गुमराह करने के लिए ऐसी बातों को आज फेंका जा रहा है, कोई समाज की धारणा नहीं है। जी वृंदा जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो पुलिस पर कम होगा? लोगों को ये समझ में आएगा कि इस देश में पुलिस की मर्जी और पुलिस की बंदूक की गोली पर हमारी जिंदगियां निर्भर हो जाएंगी। पहले वही गैंगस्टर राज करते हैं, उसी गैंगस्टर को हमें न्यूज मीडिया के थ्रू पता चलता है कि उसको वार्निंग मिल जाती है कि पुलिस वाले उसको पकड़ने आ रहे हैं, तो ऐसे पुलिस के महकमे पे आप भरोसा करेंगे? ये इस देश के हर नागरिक की जिंदगी और के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो ये एनकाउंटर की एक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। और इसको पॉलिटिकल क्लास चाहे ठीक कहे या गलत कहे, नागरिकों को इसे गलत कहना होगा क्योंकि आम नागरिक की जान खतरे में है। शुक्रिया वृंदा ग्रोवर जी। वहीं विकास दुबे की मौत के बाद समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो खुशी मना रहा है और पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर रहा है। एक अपराधी की मौत पर लोगों का खुशी जाहिर करना स्वाभाविक भी है, लेकिन जिन संदिग्ध परिस्थितियों में ये एनकाउंटर हुआ है उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। मैंने बात की मनोवैज्ञानिक गीतांजलि कुमार से और जानना चाहा कि इस तरह की घटनाओं का समाज पर क्या असर होता है और लोगों के खुश होने के पीछे किस तरह की मानसिकता काम करती है। आपके सवाल के जवाब में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में, वो ये कि हम कैसे जानते हैं ये एनकाउंटर है? लोग खुश हो रहे हैं और क्यों खुश हो रहे हैं, बदले की भावना झलक रही है, इस पे तो बाद में बात करती हूँ। लेकिन पहले मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये आकस्मिक एक्सीडेंट नहीं हो सकता? हम इसे एनकाउंटर क्यों कहना चाह रहे हैं? हमारे मन में ये शंका ही क्यों आ रही है? पहली बात। फिर दूसरी बात, देखिए वो व्यक्ति जिसका एनकाउंटर हुआ, वो व्यक्ति किस चीज़ से जुड़ा था? अपराध से जुड़ा था, दुष्कर्मों से जुड़ा था, लोगों की तकलीफ़ों की वजह था वो व्यक्ति। तो जब भी बुराई का अंत होता है, सत्य की जीत होती है, तो खुशी मनाई जाती है। ये तो हमारे यहाँ आदि से अंत तक चले आने वाली प्रथा है कि दुष्कर्म का जब भी विनाश होता है तब हमेशा हर्षो उल्लास छाता है। तो इसको हमें इस तरीके से देखना होगा कि लोग
कहीं ना कहीं इस बात को का एहसास कर पा रहे हैं कि आपराधिक तत्व कम हो रहे हैं। हमारा समाज जो है वो कहीं ना कहीं क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है। और ये सफाई की प्रतिक्रिया जो है, ये सफाई की प्रक्रिया उन्हें अच्छी लग रही है। शायद इस वजह से खुश हो रहे हैं लोग, क्योंकि उस व्यक्ति से प्रताड़ित इतने अनगिनत व्यक्ति रहे होंगे और उन अनगिनत व्यक्तियों की तकलीफों का कसूरवार व्यक्ति अब नहीं है, खत्म हो गया। तो इस बात की खुशी तो जग जाहिर हो रही है और जग जाहिर होनी बनती भी है। गीतांजलि जी, न्याय की प्रक्रिया लंबी होती है, लोग उसका इंतजार करना नहीं चाहते और इस तरह की घटनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब आप कहते हैं कि न्याय की प्रक्रिया लंबी होती है, तो इतनी लंबी प्रक्रिया का इंतज़ार करते करते लोगों की उम्मीदें भी दम तोड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं जो न्याय प्रक्रिया पर विश्वास होता है वो अविश्वास बनने लगता है। उसमें होने वाली देरी की वजह कितनी जायज़ है या कितनी नाजायज़ है, इस पर कितने सवाल उठते हैं मन में, क्योंकि लोगों का दर्द उससे कम नहीं होता और देरी में दर्द बढ़ जाता है और इस वजह से लोग इसका इंतज़ार नहीं करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने कामों को करने के लिए तत्पर हैं। हमारी निष्ठा पर सवाल उठता है जब देरी होती है। समाज में कई सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन, सिस्टम्स में कोलैबोरेशन, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हमें वो प्रॉपर सामंजस्य नहीं दिखता, जिससे आम जनता जो है वो हताश हो जाती है। आम जनता के दुखों का निवारण तो सिस्टम करने में समय लेता है, साथ साथ उन दुखों को देने वाले व्यक्ति को भी अगर कहीं पर न्यायिक हिरासत में ना लिया जाए तो फिर न्याय पर सवाल तो उठाती है ना जनता। न्याय से ज़्यादा न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठाती है। तो हम ये आईना है हमारे लिए कि हम ये जान पाएं कि हमारे लोग, आम जनता क्या चाह रही है। आम जनता गलत चीज़ें नहीं चाह रही है, आम जनता सत्य का साथ चाहती है, आम जनता न्याय चाहती है, आम जनता सहानुभूति चाहती है, आम जनता एक कंपैशन चाहती है, आम जनता एक प्रॉम्प्टनेस चाहती है, एक रेडीनेस चाहती है, जिसकी बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कर्म नज़र नहीं आते, कार्य उस अनुसार नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि जी। वहीं बीते एक सप्ताह से यूपी की पुलिस की साख और सुकून लूट लेने वाले विकास दुबे की कहानी का अब अंत हो गया है, लेकिन कई सवाल भी हैं जो छूट गए हैं। यूपी पुलिस की ईमानदारी और कानून के प्रति निष्ठा भी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या हैं ये सवाल और क्या इनके जवाब मिल सकेंगे? सुनिए हमारी सहयोगी माधुरी से। कानपुर गोलीकांड एक ऐसा मामला था जिसको इब्तिदा से लेकर इंतहा तक लोगों ने फॉलो किया, मीडिया ने फॉलो किया, पुलिस ने तो फॉलो किया ही था। लोग पहले से कहीं न कहीं इस क्राइम स्टोरी का क्लाइमैक्स सोचकर ही बैठे थे कि एक एनकाउंटर होगा। मगर ये फिल्म तो है नहीं कि पुलिस कुछ भी करे और कोई सवाल ना हो। यहाँ तो कई प्रश्नवाचक चिन्ह आकर पुलिस की भूमिका पर खड़े हो जाते हैं। मसलन विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उज्जैन में उसने खुद को पकड़वाया तो कानपुर में क्यों भागने लगा भला? विकास दुबे के हाथ खुले क्यों थे? अगर हाथ बंद थे तो फिर पिस्टल कैसे छीनी? एसटीएफ ने अपने हथियार संभाल कर क्यों नहीं रखे? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ, जबकि गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए? गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता, ऐसे में गोली पीठ पर लगती। विकास को गोली सीने में और सिर में कैसे लगी? यानी गोली सामने से मारी गई। घायल 2 पुलिस वालों को गोलियां कहां लगी? एनकाउंटर से ऐन पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोक दी गई? एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी क्यों बदल दी गई? क्या एनकाउंटर की जगह पहले से तय थी? अगर नहीं तो वहां आसपास पहले से पुलिस टीम क्यों मौजूद थी? उज्जैन में मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को धर दबोचा, मगर कानपुर में भागते विकास को एसटीएफ के जवान क्यों नहीं काबू कर पाए? जी हाँ, ये सवाल आपके मेरे सबके ज़हन में है और हथौड़े की तरह चोट कर रहे हैं। सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी होता है, वरना डर है ढेर सारे सवालों के तले सच का दम घुट न जाए कहीं।
माधुरी, आज तक रेडियो। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।